अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। इसके अंदर हम बात करेंगे जो सबसे मेजर चीज़ है आपकी, वो आउटलाइन है। मैं शुरू से बात कह रहा हूँ कि एग्जामिनर आपका जब पेपर खोलता है तो बेटा सबसे पहली चीज उसको नजर आती है आउटलाइन। मसला ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि जी एक टेम्पलेट रखें, यानी बस एक ये बना के रखें, जो आएगा वर्डिंग चेंज करके आप इसमें लिख सकते हैं। दिस इज टोटली रॉन्ग। पहले से बता रहा हूँ, रॉन्ग है ये। आपको टेम्पलेट नहीं बनाना, आपको तरीका सीखना है। सही है कि भाई मेरे पास अगर 10 किस्म की आउटलाइंस आ जाएं, मेरे पास 10 डिफरेंट ऐसे हैं, मुझे सबकी आउटलाइन बनानी आनी चाहिए। पहली तो ये चीज है। अच्छा, आउटलाइन क्यों जरूरी है और ये है क्या? बुक परचेज की है कभी आपने, या पीडीएफ में जब आप किताब पढ़ते हैं तो आप सबसे पहले क्या चीज देखते हो उसके अंदर? मुझे बताएं, आप गए हैं मार्केट से, आपने किताब परचेज की है, सबसे पहली चीज आप क्या देखते हो उसमें? जी, कंटेंट देखते हैं। यानी आप किस तरीके से देखते हो कि आप बुक खोलते हो, आप उसके आउटलाइन जहाँ पेज नंबर है बेटा, आप वो वाली पार्ट खोल के देखते हो कि कौन सी बात किस पेज नंबर पे की हुई है। सही है। मैंने अपनी एक वीडियो शेयर की थी, उसमें मैंने बताया था कि जी ये फॉरेन पॉलिसी वगैरह जब आप पढ़ेंगे तो आप सिंपली किताब खोलते हैं, आपको पता है यूएसए के बारे में पेज नंबर 15 पे लिखा हुआ है, तो आप डायरेक्टली यूएसए पेज नंबर 15 खोले, आप पढ़ लें। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस। अब आउटलाइन की अगर मैं बात करूं आपसे, तो आउटलाइन हमारे पास दो पोर्शन में डिवाइड होती है। ठीक है, एक को मैं कहता हूं मेन आउटलाइन और दूसरे को मैं कहता हूं सब आउटलाइन। बहुत सारे लोग इसको मेन पॉइंट या सब पॉइंट के नाम से भी बोलेंगे, आपको बताएंगे कि जी ये चीज इस तरीके से होती है। अब आप ये चीज लिख लें कि क्या ऐसे में करना है, नंबर 1 पॉइंट, ताकि फिर हम जब बनाए तो आपको इजी हो जाए। यूज एक्चुअल वर्ड ऑफ टॉपिक। मैं मिसाल भी दूंगा। आपके पास आपकी आउटलाइन क्वेश्चन फॉर्मेट में भी हो सकती है, लेंथ वेरी करती है इसकी, और मिनिमम 6 से 8 हेडिंग्स होंगी। ठीक है, ये चार बातें जो मुझे आपको अगले 2 मिनट के अंदर समझानी है कि ये है क्या। सबसे पहले, आजकल जो आप ऐसे देख रहे हैं, स्पेशली 2010 से लेके 2016, और उसके बाद आप देखिए 2020 से 2023 तक के तमाम पेपर्स, उसमें फेलियर रेट ज्यादा मिलेगा आपको। रीजन उसका ये है कि हम लोग अनफॉर्चुनेटली टॉपिक्स का रट्टा लगा के जाते हैं। ठीक है, जैसे एक टॉपिक है आपके पास, ग्लोबल वार्मिंग इज अ थ्रेट। ठीक है बेटा, ये मैंने टॉपिक दिया था अपने स्टूडेंट्स को लिखने के लिए कि ग्लोबल वार्मिंग एक थ्रेट है टू ह्यूमन काइंड या मैन काइंड, मैंने इस तरह से दिया था। ये मैंने टॉपिक दिया आपको। अच्छा, एग्जाम में आपके पास आ जाता है ग्लोबल वार्मिंग इज अ मिथ, पेपर में ये टॉपिक आया आपके पास। अब आप ये अटेम्प्ट कर रहे हो, लेकिन आपके जहन में आउटलाइन इसकी चल रही है, तो आपने उसकी जो आउटलाइन बनाई उसमें आपने थ्रेड का वर्ड यूज कर दिया, उसमें आपने मैन काइंड का वर्ड यूज कर दिया। बट एक्चुअली में ऐसे किसके बारे में था? मिथ के बारे में। तो आपके ऐसे के अंदर बेटा, आपके टॉपिक में, जो भी टॉपिक है ना, इस ही की वर्डिंग आनी चाहिए, एक्चुअल वर्ड्स आने चाहिए। अगर वो कहते हैं चैलेंजेस बताओ किसी चीज के, तो आप लिखेंगे चैलेंजेस। कहते हैं कॉन्सिक्वेंसेस बताओ, तो आप कॉन्सिक्वेंसेस ही लिखेंगे। अगर वो सॉल्यूशंस की डिमांड कर रहा है तो आप वहां लिखेंगे जी सॉल्यूशंस फॉर दिस इज एक्स वाई जी। बात समझ में आती है?
तो ये आपने नोट डाउन कर लिया कि जी हमने एक्चुअल वर्ड्स का इस्तेमाल करना है। दूसरा ये कि आपको दो किस्म की आउटलाइन मिलेंगी, किसी के अंदर WH क्वेश्चंस होंगे सारे के सारे, जैसे हर पॉइंट पे उसने बोला जी व्हाट इज क्लाइमेट चेंज, फिर वो आगे बोलेगा व्हाट इज द इशू, और वो सारी क्वेश्चन मार्क में चल रही होगी, एंड दिस इज करेक्ट। ठीक है, करेक्ट है, कोई इसमें लड़ने की बात नहीं है, सर देखें उन्होंने ऐसी, नो ये सही है। एक आपको ऐसी मिलेगी जो कि अफर्मेटिव फॉर्म में होगी, क्लाइमेट चेंज, ठीक हो गया, लिखा हुआ होगा जी फैक्टर्स प्रूविंग दैट, मतलब उसमें बेटा WH नहीं होगा, और ये भी करेक्ट है। तो मैंने आपको दो बातें बताई हैं कि आउटलाइन का पैटर्न आप ये वाला भी फॉलो कर सकते हो, ये वाला भी फॉलो कर सकते हो, दोनों ठीक है। ठीक है, एक्चुअल वर्ड्स भी बता दिए, दो बातें हमने यहाँ पे कर ली। थर्ड चीज है कि इसकी लेंथ, कुछ लोग कहते हैं कि आउटलाइन की जो लेंथ है वो 4 पेज होनी चाहिए, मतलब कि 4 साइड जिसे कहते हो। कुछ कहते हैं जी ज्यादा लंबी ना बनाओ, 1 पेज होनी चाहिए। मैं इन दोनों बातों को नहीं मानता। मैं ये कहता हूँ ऐसे की लेंथ, सीरत दूसरी बात आपको नहीं समझ में आई, अ, ये क्वेश्चन फॉर्म में आपको अभी दोनों आउटलाइन बना के दिखाऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि दोनों आप यूज कर सकते हो। अभी जस्ट मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। तीसरी बात आपके पास लेंथ वेरी, तो मैं इस बात को नहीं मान रहा कि 4 पेज होनी चाहिए या 1 पेज होनी चाहिए। ऐसे की डिफरेंट टाइप्स एंड डिफरेंट डायमेंशन होती हैं। अब मिसाल के तौर पे आप प्रैक्टिस ही करके गए हो कि भाई मैं हर चीज को 1 पेज पे लाऊंगा, या 1 पेज पे ही करूंगी मैं जो भी ऐसा आएगा। अब आपके ऐसे का टॉपिक आता है एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान, कॉजेस इम्पैक्ट्स एंड इट्स सोल्यूशन। 3 डायमेंशन दे दिए आपको। अब इन 3 डायमेंशन के लिए कम से कम आपको 2.5 पेज चाहिए। तो अगेन कोई फिक्स लेंथ आपने अपने जहन में नहीं रखनी है। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था यूट्यूब पे, वो उन्होंने भी ऐसे पास किया था, एलोकेशन हो गई थी उनकी, वो कह रही कि मैंने अपने ऐसे में 4 पेजेस की आउटलाइन बनाई है। तो ठीक है, 4 पेजेस वाला भी पास होता है, 1 पेज वाला भी पास होगा, तो इस चीज को जहन से निकाल दीजिए। मिनिमम 6 से 8 पॉइंट आपके पास मेन हेडर में होने चाहिए। ठीक है, ये कुछ बातें। अब मैं आपको एक आउटलाइन यहाँ पे दिखाता हूँ, बनाता हूँ आपके साथ, और मैं बताऊंगा आपको कि कौन कौन से मेन पॉइंट इसके अंदर होने चाहिए। ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उसको कोई मसला नहीं है कि आपको अगर कोई चीज निकल जाती, कोई इशू नहीं है। टॉपिक है जो कि इंपॉर्टेंट भी है, एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान, कॉजेस, कॉन्सिक्वेंसेस एंड रेमेडीज। फिजा मुझे बताइए इसके अंदर कितनी डायमेंशंस हैं? मैसेज करके मुझे बताएं सारे स्टूडेंट्स, इसमें डायमेंशंस कितनी है हमारे पास? 3 डायमेंशन है, गुड। अब मैं आपको इसकी आउटलाइन बताता हूँ किस तरीके से बने। बेटा सबसे पहली चीज आप लिखते हो इंट्रोडक्शन, हेडिंग आ गई इंट्रोडक्शन की। इसके बाद आती है थीसिस स्टेटमेंट विच इज ऑप्शनल। इस पे कोई बहस करने की बात नहीं है कि सर थीसिस नीचे लिखनी है नहीं लिखनी है। जिन्होंने लिखा वो भी पास हैं, जिन्होंने नहीं लिखा वो भी पास। ठीक है, तो आपको ऐसे टीचर भी मिलेंगे जो कहते हैं कि जी नहीं लिखो, तो ठीक है समझ जाना, ओके सर। बेटा अपने आप को ना थोड़ा सा एडजस्टेबल बनाइए, रिजिड मत जाए कि बस ये है तो ऐसे, नो ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, इसको मैं कहता हूं कि ये मेरी हेडिंग नंबर 1 है, ये मेरा पॉइंट 1 है। पॉइंट 2 जो होगा, गौर से सुनिएगा, पॉइंट 2 आपके पास डेफिनेशन का पॉइंट हो सकता है, टाइप्स का पॉइंट हो सकता है, काइंड्स का पॉइंट हो सकता है, या फिर किसी चीज की हिस्ट्री या कर्सरी ग्लांस हो सकता है। क्या मतलब हुआ इसका बेटा? मैंने यहाँ पे लिखा है एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान, तो मैं अपने सेकंड पॉइंट के अंदर सिर्फ ये बताना चाहूंगा कि एनर्जी क्राइसिस का
हिस्ट्री क्या है हमारे पास, कब से चला आ रही है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ करप्शन इन पाकिस्तान, तो करप्शन इन पाकिस्तान की मैं डेफिनेशन भी दे सकता हूँ, करप्शन की मैं टाइप्स भी बता सकता हूँ उसके अंदर। इसी तरह से फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, तो इस वाले पॉइंट पे सेकंड के अंदर आप अपने टॉपिक को ओवरव्यू कर रहे होगे। ठीक हो गया। थर्ड आता है आपका मेन आर्गुमेंट पैरा। थर्ड पे मेन, एंड दिस इज द डिफाइनिंग पैराग्राफ। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सेवन, ये वेरी करेंगे। ठीक है, ये जो है वो वेरी करेंगे, लेकिन देखो, इंट्रोडक्शन की हेडिंग डाली, थीसिस लिखना है या ना लिखना है ये आपके ऊपर है। अब यहाँ लिखा हुआ है एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे कि कर्सरी ग्लैंस, यानी कि एक ओवरव्यू ऑफ एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान सिंस 1947। मतलब मैं अपना मुकदमा, मैं अपना ऐसे स्टार्ट करने से पहले एग्जामिनर को बता रहा हूं कि देखो 1947 से लेके अब तक हाल क्या है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि ऐसे की डिफरेंट टाइप्स होती है, तो मैं आपको दूसरी टाइप का भी बता दूं कि हम उसमें किस तरीके से करेंगे। ये पहले वाला था आपका एनर्जी क्राइसिस। दूसरा टॉपिक, अच्छा एक टॉपिक आया था किताब के अंदर, फ्लाइट, फ्लाइट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान। जिनको नहीं पता फ्लाइट क्या होता है, फ्लाइट होता है हालत को कहते हैं। बेटा अब ऑब्वियस सी बात है, अगर इस तरह का टॉपिक आपके पास आएगा तो योर सेकंड हेडिंग वुड बी, अब पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम की हालत पे ऐसे लिखना है आपने, तो आप क्या लिखोगे, डिफाइनिंग या एक्सप्लेनिंग एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। बात समझ में आती है? तुम ऐसे शुरू करने से पहले इस चीज को डिफाइन कर रहे हो कि भाई मैं बताने क्या वाला हूं। ठीक है, अभी परेशान नहीं हो, अभी मैं आपको लेआउट करवा ना, हम बहुत सारी आउटलाइन करेंगे, हमारा अगला लेक्चर भी आउटलाइन पे ही होगा, तो आराम से सिर्फ समझने की कोशिश करें इसको। ओके, तो थर्ड पॉइंट, अब यहां देखिए, मैंने एनर्जी क्राइसिस 1947 से लेकर 2023 तक के बता दी इस वाले पॉइंट। अब उसने मुझसे पूछे कॉजेज ऑफ एनर्जी क्राइसिस, तो मेरा थर्ड पॉइंट जो होगा वो क्या डिस्कस करेगा, कॉजेज। मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं, कॉजेज ऑफ एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान, राइट। मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं, व्हाट आर द कॉजेज बिहाइंड एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान, एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान। मैं इसको मजीद तरीकों से भी लिख सकता हूँ। ठीक है, कि व्हाट आर द फैक्टर्स, मतलब, ठीक है, मतलब व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान। बात समझ रहे हो? मुझे सिर्फ एक चीज बतानी है, कॉजेज, कि भाई मेरे एग्जामिनर ने ऐसे में कॉजेज, तो कॉजेज मेरे इधर आएंगे और मैं उसको किसी भी तरीके से बता सकता हूँ। बेटा ये बात समझ में आती है? क्योंकि उसने मुझसे ऐसे में कहा कॉजेज बताओ, मैंने थर्ड मेन पे उसको कॉजेज बता दिए, फिर वो आगे कहता है कॉन्सिक्वेंसेस। बेटा कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, इम्पैक्ट। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ इम्पैक्ट की टर्म इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं यहाँ इस्तेमाल करूंगा कॉन्सिक्वेंसेस। सही है, पर्टेनिंग टू या कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एनर्जी क्राइसिस। जितना सिंपल लिखें उतना अच्छा आपके लिए। ये लें जी, हेडिंग हो गई। इसके बाद एग्जामिनर ने मुझे क्या पूछा है, इसके बाद पूछते रेमेडीज। ओके, रेमेडीज,
टू सॉल्व एनर्जी क्राइसिस इन अच्छा आगे सब में ना इन पाकिस्तान लगा लेना खुद ही, ठीक है। मुझे बताइए जितने भी स्टूडेंट ऐड है, मेरे ख्याल से 3 बच्चे या 4 जितने भी हैं, आप मुझे बताएं क्या कोई डायमेंशन मिस की है मैंने आउटलाइन के अंदर, जल्दी से। जो एग्जामिनर पूछता गया मैं देता गया उसको। अब मैं अगर आपको एक एक मुकदमा है, ऐसे एक मुकदमा होता है, ठीक है, सीरियस सुनिएगा जरा गौर से, ऐसे एक मुकदमा है, वो मुझे कहता है जज बैठा हुआ सामने के एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान कॉजेस कॉन्सिक्वेंसेज एंड रेमेडीज। मैं वकील हूं, मुझे अपना मुकदमा लड़ना है, तो मैं उसको बोलता हूँ कि देखें जनाब, इंट्रोडक्शन दूंगा कि जी एनर्जी क्राइसिस पाकिस्तान में है, पूरी दुनिया में चल रहा है, ये सारी बात। फिर मैं उसको बताऊंगा कि देखिए 1947 से लेकर 2023 तक हमारे बार ग्राफ कैसे रहे, मतलब कभी ज्यादा था कभी कम था, कौन सी गवर्नमेंट आई किसने क्या किया। फिर मैं बोलूंगा जज साहब इसकी कॉजेज ये हैं, वो बोलेगा अच्छा। फिर मैं उसको बताऊंगा देखें इसके इम्पैक्ट्स भी इतने बुरे आएंगे, और आखिरी में मैं रेमेडीज दूंगा उसको कि भाई हम ऐसे ऐसे कर लें तो हमारा मामला जो है वो हो जाएगा सही। कोई एक डायमेंशन मैंने इसके अंदर मिस नहीं की है। हाँ, एक चीज तुम ऐड कर सकते हो, उसे हम कहते हैं केस स्टडी, विच इज अगेन ऑप्शनल। अगर तो तुम्हारी ग्रिप है ऐसे के ऊपर तो तुम इसको कर सकते हो। केस स्टडी क्या होती है कि भाई आप कोई एक मुल्क स्टडी कर लें। मिसाल के तौर पे मैं ज्यादा प्रेफर करता हूँ पेपर में बांग्लादेश को, बिकॉज ये 1971 में इसको इंडिपेंडेंस मिला है और ये तरक्की में हम सबसे आगे, सही है, पाकिस्तान से, इसी तरह ईरान, इराक, बाकी मुल्कों से बांग्लादेश बहुत आगे जा चुका है हर चीज के अंदर। तो आप ये देखें कि बांग्लादेश ने अपने एनर्जी क्राइसिस कैसे सॉल्व किए। या अगर आप बांग्लादेश नहीं, आप सिंगापुर लिख लें, या आप इंडिया देख लें कि सर वो भी 1947 में हमारे साथ आजाद हुआ, हमारे पास मिसाल के तौर पे शॉर्टफॉल 1000 मेगावाट है, तो उनके पास शॉर्टफॉल तो 200 मेगावाट है। तो इंडिया ने क्या स्ट्रेटेजीज अप्लाई की, सही है, एंड दिस इज ऑप्शनल। और आखिरी में आएगा आपके पास कॉन्क्लूजन। बेटा ये बात समझ में आ गई है? क्लियर हो रहा है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के यार आउटलाइन में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। इज क्लियर टू इट? ओके। अब देखो दो तीन किस्म के टॉपिक आते हैं। एक टॉपिक होता है हमारे पास क्लोज एंडेड टॉपिक। क्लोज एंडेड मतलब कि ये वाला डायमेंशन सारी दी हुई है, कॉजेस कॉन्सिक्वेंसेज एंड रेमेडीज। एक आपके पास टॉपिक होता है जिसमें खुद से डायमेंशन निकालनी होती है, तो हम उसको भी प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। कोई मसले की बात नहीं, अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आ रहा, आप मुझसे अभी यहाँ मैसेज कर लें और इंशाल्लाह क्लास के बाद फिर मैं आपको मजीद समझाऊंगा, ये कोई इशू नहीं है। बेटा केस स्टडी की अलग से हेडिंग बनती है, रेमेडीज आर डिफरेंट, सोल्यूशन डिफरेंट है। अच्छा, एक इसी तरह का मैं और ऐसे आपके लिए निकालता हूँ और हम उसको देखते हैं। टॉपिक है द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड वेज टू काउंटर इट। आप लोग अपने माइंड में बनाइए और मेरी बात भी सुनते रहिए साथ साथ। अगर मेरे पास ये टॉपिक आता है एग्जाम में, तो मैं सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर मैं देता हूँ। देखो बच्चों, अब यहाँ वो पूछ रहा है थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, तो मैं डेफिनेशन किस चीज की दूं यहाँ पे, मैं डेफिनेशन किस बात की दूंगा। ऐसे का मेरे मेन टॉपिक क्या है, ग्लोबल वार्मिंग, गुड।
चीजें देखें, आपको खुद खुद आप जवाब दोगे। आप बोलोगे सर इंट्रोडक्शन दिया ना, आप बताएं व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग। अगर आप में से कोई बहुत ज्यादा इसके ऊपर मटेरियल गैदर करके बहुत कुछ पढ़ चुका हो, तो वो शख्स, वो बंदा ये कर ले, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग या टाइप्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, वैसे ज्यादा बेहतर तो हमारे पास यही है कि आप व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग रखिए इसके अंदर, जितना सिंपल उतना अच्छा। ठीक है बेटा, ओके। फिर इसके बाद आप क्या लिखोगे इसके अंदर, लिखा हुआ द थ्रेट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। मैं चाहूं तो मैं सिंपली इसको यूं लिख सकता हूं, थ्रेट्स एसोसिएटेड टू ग्लोबल वार्मिंग, या मैं इसी हेडिंग को यूं लिख सकता हूं कि व्हाट आर द थ्रेट्स एसोसिएटेड टू ग्लोबल वार्मिंग। बेटा आपने कोई एक पैटर्न रखना है आउटलाइन का, ठीक है बच्चों, सिमेट्री होनी चाहिए आपके ऐसे के अंदर, हर चीज सिमेट्रिकल। अगर व्हाट से शुरू है तो फिर सारे क्वेश्चन बनाओ। अगर तुम यहां लिखते हो व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, नीचे भी व्हाट, फिर सारे क्वेश्चन मार्क है, तो बेहतरीन कर रहे हो काम। ठीक है, अब व्हाट आर द थ्रेट्स टू ग्लोबल वार्मिंग, ये मेरा मेन पॉइंट है। इसके बाद वो आपसे पूछता है वेज टू काउंटर इट। दूसरे अल्फाज में ये मुझसे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, क्विकली क्विकली, हमारे पास 8 मिनट है, जल्दी हमें इसको 8 मिनट में खत्म करना है। वेज टू काउंटर इट था ना, गुड, वेरी, सोल्यूशन। तुमसे सोल्यूशन की डिमांड कर रहे, लेकिन अब तुम यहाँ सोल्यूशन नहीं लिखोगे, तुम यही लिखोगे व्हाट आर द वेज टू काउंटर ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, या सीरत, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, स्टेप्स टू काउंटर ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, कंफ्यूजन दूर हो रही है आपकी, मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया कि आप इसको किस तरीके से चला सकते हो ऐसे को। उसके बाद आ जाएगा फैक्टर्स लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग, बिल्कुल आ सकता है। अच्छा अब देखो बेटा, फैक्टर्स उसने पूछे नहीं है इसके अंदर, बट आप इसको फोर्थ पे कहीं पे एडजस्ट कर सकते हो। थर्ड पे आप, अच्छा मेन जो वो दे रहे हैं ना आपको, मेन बात जो करनी है वो 3 4 में मेन बात होनी चाहिए आपकी। डिलेड रिस्पॉन्स एग्जामिनर को बहुत बुरा लगता है। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तुम कहाँ पढ़ते हो, और तुम शुरू करो जी मेरा जो पैदाइश है वो पंजाब में हुई है, मैं जो है ऐसा हूँ वैसा हूँ, मेरी लाइक डिसलाइक। मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ, तुम वो जवाब मुझे इतना आखिर में दे रहे हो। तो जब हम एक्चुअल में उस चीज को पसंद नहीं करते, एग्जामिनर भी पसंद नहीं करता बेटा, तो आप क्या करो, थ्रेड्स दो। उसके बाद एक फोर्थ नंबर पे आप ये लिख सकते हो, ये ऑप्शनल होगा, कि फैक्टर्स लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग। और इसकी जो परसेंटेज होगी वो बहुत थोड़ी होगी, बिकॉज उसने ये पूछा हुआ नहीं है। सही है, स्टेप्स बता दिए और आप आ गए जी फिर कंक्लूजन के ऊपर। ये बात समझ में आती है? और जिसको नहीं समझ में है वो भी ओपनली बताओ, ये आप लोगों के लिए नई चीज है। मैं आपको सिर्फ उस जगह से निकालना चाह रहा हूँ कि रट्टा लगा लो, एक टेम्पलेट बना लो और उसको याद कर लो जी, मेरा ऐसा कोई तरीका नहीं है पढ़ाने का। मैं थोड़ा अनईजी करूंगा आपको। सीखें बेटा, सीखने के ऊपर फोकस करें। मैं आपको 2 किताबें बताता हूँ ऐसे की, 50 50 ऐसे हैं, आप उसको उठाइए, रट्टे लगा लें ऐसे के, बट फिर फेल हो जाता है बंदा। क्यों 300 350 का ऐसे क्लियर होता है पूरे पाकिस्तान के अंदर? यही टेम्पलेट बना लेते हैं बहरहाल। लास्ट 5 मिनट, अब मैं आपको इसकी स्ट्रेटेजी, क्या हसीरत, कौन सी बात समझ नहीं आई आपको? वर्ड्स काउंट में आपको बताने लगा कि कौन सी चीज कितनी होनी चाहिए।
इंट्रोडक्शन का जो पैराग्राफ है वो आपका, मैं रिपीट कर दूंगा सीरत, कोई इशू नहीं, वो आपका 3/4 ऑफ द पेज होना चाहिए। रफली 200 से 250 वर्ड्स आप इंट्रोडक्शन में लिखेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद आपका जो डेफिनेशन पैरा होता है, प्रेफर यही किया जाता है कि ये छोटा हो। ये आप 150 वर्ड पे ले जा सकते हैं। डेफिनेशन, टाइप्स, काइंड, इसको 150 वर्ड तक आप इसको कन्फाइंड करने की कोशिश करें। फिर बीच में एक ट्रांजिशन पैराग्राफ्स आते हैं, ये मैं आपको सिखाऊंगा कैसे लिखते हूँ और ये होते क्या है। मैक्स 30 to 40 वर्ड्स पे जाएंगे। ये सारे मैं वर्ड्स लिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास जो मेन, बेटा ये जो थर्ड पॉइंट है ना आपका, मेन जो आपका आर्ग्यूमेंट होता है, इसमें एटलीस्ट 8 हेडिंग्स होंगी और हर हेडिंग 100 वर्ड तक की हो। रिकमेंडेशन पैराग्राफ ऑलरेडी बहुत छोटा होता है, ठीक है। रिकमेंडेशन पैराग्राफ की लेंथ छोटी होती है, ये ज्यादा से ज्यादा आप 5 देते हो, और ये हमारे पास 80 वर्ड बनते हैं तकरीबन। ये एक हाइपोथेटिकल, मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूँ कि ये इतने इतने वर्ड्स पे आपका मामला चलेगा। कॉन्क्लूजन इंट्रोडक्शन से छोटा होता है, तो हम इसको 150 वर्ड्स में कन्फाइंड कर देते हैं, ठीक है। अब ये क्यों बताया, ये इसलिए बताया है कि तुम्हें लिखते हुए आइडिया हो कि तुम क्या लिख रहे हो और तुम्हें कितना जाना है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बता देता हूँ कि टोटल रफली इस हिसाब से कितने वर्ड बनते हैं। ये 1780 बनता है, अभी मैंने टोटल कर लिया इसको। ये बनते हैं 1780। इसमें अगर तुम प्लस माइनस कम भी करोगे तो तुम भाई 1500 तक तो जा ही रहे हो, सही है ना। तो कोशिश ये होगी हमारी कि हम अपनी बातों को वर्ड्स लिमिट में भी देखें, क्योंकि बेटा देखो, अब आप बोलोगे कि सर ये मुश्किल काम है कि हमें वर्ड भी लिखने उतना सोचना है। तो अगर तुम किसी बात का इंट्रोडक्शन 2 पेजेस पे ले जाते हो, मिसाल के तौर पे तुमने 500 वर्ड लिख दिए, मैं सर पकड़ के बैठ जाऊंगा कि इसने इंट्रोडक्शन इतना बड़ा दिया, तो ऐसे कितना बड़ा लिख दिया होगा इसने। बात समझ में आती है। अब डेफिनेशन पैराग्राफ आप मुझे लिख कर दे रहे हो 500-500 वर्ड के, 3-3 पेज के, आप डेफिनेशन टाइप्स एक्सप्लेन कर रहे हो, भाई उसने मांगा ही नहीं है। तो याद रखना, ऐसे एक मैकेनिक्स का नाम है जिसमें तुम हर चीज बहुत नाप तोल के लेकर चलते हो। फिजा समझ में आ रही है बात। बहुत सारे टीचर कहते हैं कि ऐसे का हर पैराग्राफ बराबर होना चाहिए, अगर ये 80 वर्ड तो ये 80 वर्ड। बट अपने आप को इतना भी रिस्ट्रिक्ट नहीं करिएगा, अगर ये 100 वर्ड पे चला जाए तो ये 80 पे कर दें। अगर ये 70 भी जा रहा है तो कोई मसला नहीं है। मेरे ऐसे में काफी ज्यादा पैराग्राफ ऐसे थे जो मेरे आगे पीछे हुए हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह वो पास था। क्यों? वो ये नहीं देख रहा कि भाई बच्चे ने नाप तोल के लिखा है या नहीं लिखा। ऐसे का ट्रेंड चेंज हो चुका है। अब तुम्हें उसी 3 घंटे में ऐसे दिमाग में बनाना भी है और लिखना भी है। 3 घंटे में से 40 मिनट तो तुम्हारे सिर्फ सोचने में जाते हैं, पीछे बचता है 2 घंटा 20 मिनट। तो कोई 2 घंटे 20 मिनट के अंदर क्या एक सिमेट्री रख के काम कर सकता है? एब्सोल्युटली नॉट। तो ये मिथ भी ब्रेक करें कि सारे पैराग्राफ सेम होने चाहिए। और मैंने आपको 2 ऐसे जो हैं उसकी आउटलाइन बताई, ये इसे कहते हैं मेन आउटलाइन, ठीक है। मैं आपको इसी तरह के कुछ टॉपिक्स दूंगा अभी, मतलब होमवर्क के हिसाब से, तो आप उसकी मुझे मेन आउटलाइंस बना के देंगे, ठीक है। बाकी फिर सैटरडे वाली क्लास में हम इधर ही से कंटिन्यू करेंगे, अभी इसमें और बातें करनी है, ठीक है। 2 मिनट बाद मैं दोबारा कनेक्ट करता हूँ, उसके अंदर फिर हम ये बलूचिस्तान इशू पढ़ते हैं जो कि करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर में इंपॉर्टेंट है, और ऐसे में भी उसको आर्ग्यूमेंट आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है।
इसको यहीं ऐड कर।